बच्चे उधार से चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व रब्बी शुअली सल्ली वसल्लिम अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी कि आज ना हम बात करें किसके ऊपर, बैड डेट्स पे। बैड डेट्स क्या होता है? अच्छा, बैड डेट्स के मामले में ना सबसे पहले तो ये पता हो कि बैड डेट्स हैं क्या। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जो हमारा गूगल का एनवायरनमेंट है वो कहता है कि बैड डेट से मुराद वो अमाउंट है जो कि आपसे रिकवर्ड ना हो सके। कौन सी अमाउंट? द अमाउंट विच इज amount not recovered from the trade or account receivable। तो बैड डेट्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? वो अमाउंट जो हमने किसी को चीज सेल की ऑन क्रेडिट और अकाउंट्स रिसीवेबल बना, लेकिन वो पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ, हमने उसे क्या कह दिया? बैड डेट्स कह दिया। अब बैड डेट्स के मामले में ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, कारोबार में ऐसा होता है, नफा और नुकसान हम चीजों को दूसरों को बेच देते हैं ऑन क्रेडिट और बाद में रिकवरी नहीं होती। तो हमारा ये सवाल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आप हमसे सारा अकाउंट मांगते हैं, तो क्या आप हमें बैड डेट्स पे कोई डिडक्शन अलाउ करेंगे? तो वो कहते हैं यस वी विल अलाउ द डिडक्शन ऑन बैड डेट्स, लेकिन वो इसके अंदर दो वजाहतें देते हैं। पहली वजाहत वो ये देते हैं कि फॉर जर्नल पर्पस प्रीवियसली इंक्लूड पर्सन्स इनकम दैट इज सेल्स, कि अगर आपका कोई कारोबार है तो आप कोई सेल कर रहे होंगे। इनकम इसलिए लिख दिया कि सर्विसेज भी तो देने वाले हो सकते हैं आप, तो लिहाजा प्रीवियसली इंक्लूड इन पर्सन्स इनकम, यानी ये पैसा पहले से उसकी इनकम का हिस्सा होना चाहिए। आप जानते हैं कारोबार में हम उधार पे भी चीज बेचे तो हम उसको इनकम का हिस्सा बनाते हैं अक्रूअल बेस पे। इसलिए फिर टैक्स वालों ने भी ठीक कहा है कि वो ये कहते हैं कि ये प्रीवियसली आपकी आमदनी का हिस्सा हो। हमने वाज़ेह कर दिया कि यहाँ आमदनी से मुराद क्या है? आपकी सेल्स। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर फर्ज करें आपका बिजनेस गुड्स या सर्विसेज डील करने का नहीं है, आप कोई बैंक हैं, तो ऐसी सूरत में मनी लेंड टू ड्राइव इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी ऐसा कर्जा जिसके जवाब में आपका कारोबार चले और आपको उससे सूद की शक्ल में या प्रॉफिट या इंटरेस्ट की शक्ल में कोई मुनाफा हासिल हो सके। तो दो सूरतें हो गई। इन केस ऑफ यू आर अ सेलर इट मस्ट बी पार्ट ऑफ योर सेल्स, मस्ट बी पार्ट ऑफ सेल्स, मस्ट बी पार्ट ऑफ income, and in case of bank money is lent, money कर्जे के तौर पे दिया जाए to drive income from business, ताकि बिजनेस में मुनाफा कमाया जा सके। अच्छा, यहां कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि ये वो कर्जा है जो सिर्फ बिजनेस को दिया जाएगा। सोचे मैं मेजान बैंक हूं और मेरे लिए टैक्स में लिखा जा रहा है कि वो मनी जो मैंने कर्जे के तौर पर दिया ताकि कारोबार से मुनाफा कमा सकूं, तो क्या ये सारा कर्जा मैंने कारोबार को देना है? नो, मेरा कारोबार दो तरह का है। मैं कर्जा कारोबार को भी देता हूं, मैं कर्जा आम कंज्यूमर को भी देता हूं। मेरे दोनों कर्जे मेरा कारोबार। तो लिहाजा ये पैसा मुझे चीजें बेच के रिकवर ना हो, सेल्स, ये पैसा मुझे सर्विसेज दे के रिकवर ना हो, ये पैसा मुझे कर्जा दे के रिकवर ना हो, चाहे कंज्यूमर लोन की शक्ल में चाहे बिजनेस लोन की शक्ल में, ये सब क्या कहलाएंगे? बैड डेट्स कहलाएंगे। अब सवाल पैदा होता है, सर ने कह दिया डिडक्शन अलाउ है, लेकिन यहां तो कोई रेशो ही नहीं नजर आ रही है कोई रेशो? नहीं, यहां कोई रेशो नजर नहीं आ रही। इट्स अप टू कमिश्नर, यहाँ कमिश्नर का नुमाइंदा
वो डिपेंड करता है हमें कितना डिडक्शन अलाउ करता है, एंड इट्स वेरी फ्रॉम केस टू केस। क्लियर जी? अच्छा, तो अब बात ये समझो, कारोबार करने वाला माल बेच दे, माल के पैसे ना मिले, सर्विसेज देने वाला सर्विसेज दे दे, अपनी फी ना मिले, और बैंक कर्जा दे दे और वो कर्जे की रिकवरी ना हो सके, ये सब क्या है? बैड डेट्स। लेकिन इसके लिए आप कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन क्या है? ये कंडीशंस तो दो है ही है अपनी जगह, लेकिन एक कंडीशन और है, डेट आर अ पार्ट ऑफ इट रिटन इन द बुक ऑफ पर्संस इन द ईयर। अगर ऐसा हुआ है तो तुमने ये वाकया रिकॉर्ड किया होगा, एंड इट मस्ट बी पार्ट ऑफ योर बुक्स, ये तुम्हारी बुक में लिखा होना चाहिए। क्लियर जी? यानी मीन्स इट इज अवेलेबल इन द अकाउंट्स की हिस्ट्री में होना चाहिए। दूसरी बात यह है, ये साबित हो जाए कि डेट इज इरिकवरेबल, यानी कोई ऐसी दलील हो कि ये वाकई नहीं मिलेगा, जैसे कर्जा लेने वाला भाग गया है और भागते हुए आपने उसकी तस्वीर खींच ली और वो जाके आप कमिश्नर को दिखाते हैं कि ये देखे सर, आपको साया नजर आ रहा है? ये आ रहा है। ये अंगूठा नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है। ये देखो, ये अंगूठा सर इसका है, ये अंगूठा इसका है, और ये देखे सर ये भाग रहा है और ये हमारे काबू नहीं आ रहा, लिहाजा साबित हो गया, अब ये कर्जा वापस नहीं करे। क्लियर बच्चों? अच्छा, आगे, डिडक्शन फॉर बैड डेट शेल नॉट बी मोर देन द डेट अमाउंट रिटन, यानी ये रिटन अमाउंट है आपकी, पता नहीं अब आपने कम लिख लिया हो, कम लिखा है तो हमें नहीं पता, लेकिन जितना लिखा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब एक बच्चे को आम अल्फाज पूछा जाए तो वो कहेगा, देखिए सर, जो हमने माल बेचा अगर रिकवर ना हुआ, जो हमने कोई सर्विसेज दी फी रिकवर ना हुई, अगर हमने बैंक के तौर पे कर्जा दिया और रिकवर ना हुआ, ये सब बैड डेट्स। लेकिन सर कुछ शर्तें, पहली शर्त ये कि हमारे अकाउंट्स में लिखा हो, दूसरी शर्त ये कि साबित हो जाए कि अब नहीं मिलेगा, और तीसरी शर्त ये है कि ये रिटर्न ऑफ से ज्यादा नहीं हो सकता, रिटर्न ऑफ से ज्यादा नहीं हो सकता। लिहाजा कमिश्नर साहब की इजाजत मिलनी जरूरी है कि कितना हमें वो अलाउ करते हैं कि हम इसको डिडक्ट करें। लेकिन इससे पहले एक बात का क्लियर होना जरूरी है कि बुक में लिखा होना किस तरीके से होना चाहिए। ये बुक में लिखा होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन आपने अपने क्लाइंट के साथ की है, ये ट्रांजैक्शन आपने अपने कस्टमर के साथ की है, ये ट्रांजैक्शन आपने अपने बायर के साथ की है। यानी मैंने 3 टर्म बोली, बायर, कस्टमर, क्लाइंट, देन ये बिजनेस बुक में होगा ना। क्या हाल है? मिसाल ले लेते हैं, देखिए आपने ये स्टोर कभी देखा है? मैक्रो देखा होगा यार, ऐसा थोड़ी कि गांव से जो लोग आए उनको अंदर नहीं जाने देते, जाने तो देते हैं, नहीं तो मेरे साथ चले गए। अच्छा, तो मैक्रो स्टोर देखा है आपने? मैक्रो स्टोर के 2 वाकयात हैं। मैक्रो स्टोर में उन्होंने गुड्स बेची, कितने की? 10,000 की। किसको बेची? कस्टमर को। शाबाश, मैं रिपीट करूं जी, गुड्स बेची किसको? कस्टमर को। कस्टमर गुड्स लेके भाग गया, दोबारा कभी नहीं पता चला, तो डेटर कितना? 10,000, डेटर को सेल की 10,000 की, बैड डेट्स कितना बन गया? 10,000 डेटर के अकाउंट में। ठीक है जी। अच्छा, तीनों बातें साबित हो गई। क्या? 10,000 अमाउंट है, ये क्या है आपकी? सेल है। सेल क्यों है? क्योंकि कस्टमर को बेचा ना आपने। अगर आपने रिलेटिव को दिया होता तो फिर तो सेल ना होती। किसको बेचा है? कस्टमर को। दूसरी बात, क्या ये बुक में रिकॉर्डेड है? यस, ये शर्त भी पूरी हो रही है। और क्या रीजनेबल ग्राउंड है कि कस्टमर लेके इसको भाग चुका है? ये भी है। तो यस इट इज बैड डेट। ये बैड डेट है। क्लियर बच्चों? यस इट इज बैड डेट। लेकिन मैक्रो ने
लोन दे दिया अपने एम्प्लॉय को उसकी नई इंगेजमेंट के लिए। ये एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी इंगेजमेंट बहुत ज्यादा टूट जाती है, और हर दफा जब इंगेजमेंट टूट जाती है तो एक रिक्शा इसको मिलता है, उसके पीछे लिखा होता है कि ताड़े वालों फिर जवाब ही समझिए। अच्छा चलिए, एनीवे जो भी है मामला, हम ये कहते हैं कि एक मैक्रो का एम्प्लॉय है, उसे अपनी नई एंगेजमेंट के लिए 10,000 कर्जे की जरूरत थी, तो इन्होंने कर्जा दे दिया, लेकिन लेटर ऑन पता चला कि वो भाग गया। अब ये लोन रिसीवेबल, कैश में लोन दिया गया, ये रिसीवेबल है, बैड डेट हो गया, रिकॉर्डेड भी है, लेकिन नॉट रिटर्न 10,000 इन सेल, ये सेल नहीं है, क्योंकि ये पैसा किसको दिया गया है? एम्प्लॉय को, कस्टमर को नहीं दिया गया, कस्टमर को नहीं दिया गया, तो ये सेल नहीं है। अगर ये गुड्स भी दे देते ना एम्प्लॉय को उधार, तो तब भी ये ना होता, ठीक है? क्यों? कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी के बदले या एडवांस सैलरी के बदले दी हुई है तो फिर नहीं, कैसे दी हो? एज अ कस्टमर, तो ये कस्टमर तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये सेल अकाउंट में तो नहीं लिखा गया। एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है आपने, लेकिन ये कौन सी बुक है? ये एचआर की बुक है। कौन सी बुक्स है? एचआर की बुक है, ह्यूमन रिसोर्स की बुक है ना, जिसमें लिखा है कि इसने एडवांस लिया है और रीजनेबल ग्राउंड है कि ये बंदा अब नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं? ये बैड डेट नहीं है। क्यों बैड डेट नहीं है? एक ही वजह यार, नॉट रिटर्न इन सेल्स इनकम में नहीं है, एम्प्लॉय को उधार दिया। तो बैड डेट की लॉजिक समझ आई? क्या बोला? किसको कर्जा देंगे, किसको बैड डेट किसकी तरफ से हो तो अलाउ है? कस्टमर, बायर, क्लाइंट, ठीक है। एंड रिटर्न इन द बुक ऑफ बिजनेस, in the book of business, and secondly reasonable ground, he is not no more there to pay back. क्लियर जी? या उसने कह दिया मैं बैंकरप्ट हो गया हूं, कर लो जो करना, क्लेम कर दिया, वो चला गया बैंक। अब देखिए इसी तरह से मेजान बैंक है, ये दो ही मिसालें हैं ना। यहाँ उसने कौन सी मिसाल दी थी? लॉ में हमें, लॉ में उसने बात की थी जनरल बिजनेस की, और किसकी बात की थी? बैंक की। तो चले मेजान बैंक की तरफ चलते हैं। मेजान बैंक ने लोन दिया अपने कस्टमर को, ठीक है जी, और लेटर प्रूव हो गया कि वो कस्टमर भाग गया है। अब मसला ये लोन रिसीवेबल कैश में दिया, किसको दिया? कस्टमर को, और कस्टमर लेटर ऑन रिटर्न इन बुक, एंड बुक में रिकॉर्डेड है एज अ बैड डेट, और फिर ये भी ग्राउंड मौजूद है कि ये बंदा वापस नहीं आएगा, तो यस इट इज बैड डेट। लेकिन इन्होंने लोन अगर दे दिया किसी अपने एम्प्लॉय को नई शादी करने के लिए, वैसे नहीं लिखना चाहिए था, शादी लिखना चाहिए था, इससे जज्बात भड़क सकते हैं लोगों में। अच्छा, तो इसी क्या है, शादी के लिए लोन दे दिया, तो नतीजा क्या होगा? अगर वो नहीं मिलता तो वो कहेंगे ये लोन रिसीवेबल है, लेकिन नॉट रिटन इन बिजनेस, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ बिजनेस। सो रीजनेबल ग्राउंड हो भी तब भी ये कर्जा नहीं है बैड डेट। वजह, इट इज नॉट गिवन टू द क्लाइंट, इट इज नॉट गिवन टू द कस्टमर, इट इज नॉट गिवन टू द बायर। उसको नहीं दिया गया, किसको दिया गया? एम्प्लॉय। क्लियर बच्चों? ये था इसका पहला हिस्सा कर्जे का, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। दो पार्ट में इस लॉ को मैं एक्सप्लेन किया करना चाहूंगा। पहला पार्ट ये हो गया कि आपको ये पता चल गया कि बैड डेट क्या होता है और बैड डेट की शराइत। अब मसला आ गया कि बैड डेट अगर आप अकाउंट्स में डालते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए कहते हैं इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ बैड डेट, तो मैंने बैड डेट के बारे में बात पूरी बता दी, अब मैं रिकवरी के बारे में बात करूंगा। अच्छा, अब रिकवरी के बारे में जब मैं बात करूंगा तो आपने बड़े गौर से सुननी है, मामला खासा संजीदा है। संजीदा यह मामला है कि कभी भी
जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इनकरेज नहीं करेगा कि हर बंदा बड़े बड़े बैड डेट लिख के लाए और हम उसको एक्सेप्ट करें। इस मकसद के लिए वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप जिसने बैड डेट किया आप उसके पीछे लगे रहें, उसके पीछे लगे रहें और कोशिश करें जितनी भी रिकवरी हो जाए, थोड़ी हो जाए ज्यादा हो जाए। मेरी बात समझे? क्योंकि वो ये समझते हैं अगर हमने बैड डेट इसी तरह से अलाउ करते रहे तो लोग बैड डेट करते रहेंगे, हमें बता के जाते रहेंगे, उस बंदे के पीछे नहीं जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि ये उस बंदे के पीछे दौड़ते रहें, जितनी रिकवरी हो सकती है करें। इस मकसद के पेश नजर एक मिसाल है कि हम उनके पास गए कि हमारा ना कह ले कि 500 रुपए का बैड डेट हो गया। कितने का? 500 रुपए का। तो कमिश्नर डेलिब्रेटली ये करेगा कि हमें 500 रुपया नहीं डालने देगा बैड डेट्स में, वो कहेगा 400 डालो, 400 डालो। ये जो 100 कम है ना, अगर ये कस्टमर ने दे दिया तो पहले तुम्हारा फिर हमारा। नहीं समझ बात की? तुम 500 का बैड डेट कह रहे हो, 400 लिख लो, पर ये जो बाकी का 100 हमने नहीं ना किया, इसके लिए कस्टमर के पीछे जाओ, कोशिश करो 100 उससे ले लो, 400 हमें डाल दो, 100 उससे ले लो। अब ये 400 का क्या होगा? ये 400 रुपया जो उसने कह दिया कि बैड डेट है, बाद में आप भागेंगे उसके पीछे कि यार हमें रिकवरी तो कर दो ना। अब रिकवरी हो गई तो वो कहते हैं अगर आपको रिकवरी हो गई लेट से 125 रुपए की, तो ये तो 400 उधर हो गया, 125 इधर हो गया। तो वही कहते हैं ऐसा करना है तुमने कि ये 125 रुपए में से माइनस करना है 500 माइनस 400, डिफरेंस कितना आया? 100। इस 100 से ज्यादा जो पैसे हैं ये अगले साल जब रिकवरी होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड कर देना। अब लॉजिक समझ आई उसकी कि उसने 400 क्यों किया? 400 में भी वो कह के 400 करके कहता है चलो कोशिश करो 400 का बैड डेट हमने टैक्स में डिडक्ट कर चुके हो, 400 करो, 500 ना करो, 100 के लिए कोशिश जारी रखो। कोशिश जारी रखी, अगर 100 से ज्यादा हो गया तो क्या करूंगा? 100 तक उसमें एडजस्ट कर लो, बाकी क्या करो? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। लेकिन अगर रिकवरी इतनी ना हुई, रिकवरी हुई 75 रुपीज की, तो फिर क्या होगा? फिर वो कहता है ऐसा करना 75 माइनस कितना हो गया? लेट्स सपोज कितना हो गया? बाद में फर्ज करें 75 रुपीज की रिकवरी हुई तो 500 माइनस 400 कितना आ जाएगा बच्चों? 100। अब कितना आ गया? 25। ठीक है, तो इसको आगे जाके क्या कर लेना? डिडक्टेबल और क्या? लॉस इन इनकम फ्रॉम बिजनेस। यानी सारा एकदम नहीं कर रहे दूंगा तुम्हें, सारा एकदम नहीं करने दूंगा, 70, 80, 60% करो, बाकी के लिए कोशिश जारी रखो। अगर कर्जा रिकवर हो गया ज्यादा तो उतना माइनस करके बाकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल देना, और अगर रिकवरी हुई थोड़ी तो फिर आगे उतना को डिडक्टेबल तुम्हें कर देंगे, लेकिन कोशिश जारी, कोशिश जारी। अब देखिए, अब बात समझ आती है। इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ बैड डेट इन लेटर अपकमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में रिकवरी होगी, वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द होल बैड डेट एंड अमाउंट प्रीवियसली अलाउड, यहां लिख दो कमिश्नर। ठीक है जी। एक्सेस शेल बी इंक्लूडेड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ऐसा करता हूं ना, मैं यहां पे मिसाल को फिट कर देता हूं।
कि फर्ज करें बैड डेट था 500, अलाउ कितना हुआ 400, ठीक है जी, और रिकवरी हुई 125 की, और होल बैड डेट था 500, उसमें से क्या करना है, डिडक्ट करना है कितना 400, कितना आ गया 100, माइनस आएगा ना 7, तो क्या बचा 25, किस में जाएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, यहां प्लस साइन दे देते, ठीक है, और द एक्सेस शैल बी इंक्लूडेड। अब कहता है वेयर द बैड डेट रिकवरी इज लेस देन द डिफरेंस, यहां 75 लिख दिया, यहां क्या था 500 माइनस अमाउंट प्रीवियसली अलाउड, कितना फर्क आ गया 100 का, अब क्या आएगा 25 माइनस क्या होंगे डिडक्टेबल। बात समझ आ गई जी। ला पढ़ते हैं, ला में क्या लिखा है, कहता है इन केस ऑफ बैड डेट इन द लेटर अपकमिंग ईयर where the bad debt recovery is greater than the difference between the actual and the allowed, the difference will be added in the income from business. And in case recovery is less than the difference between actual and allowed, the difference will be deductible in the income from business. So we can repeat, क्या वश हम ये रिपीट कर सकते हैं कि if the recovery is in the later years, the difference between the actual and allowed is greater than it is added, and if the difference between actual and allowed is lesser than it is deductible, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक होगी बात, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप ऐसा करते हैं कभी ला को पढ़ के जरा अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, यू शुड डू इट, ऐसा किया करें, और उसमें आप कोशिश किया करें कि जब मैं लेक्चर आपको सेंड करता हूं तो मेरे ये जो 2 या 3 दफा बोलने के अंदाज है इनको बार बार सुन लें, इससे भी आपको लिखने के मुख्तलिफ अंदाजों का पता चल सकता है, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, पक्की बात है जी, कर लेंगे। तो बताइए अगर रिकवरी उस डिफरेंस से ज्यादा हुई, कौन कौन सी 2 चीजें, पक्का हो जाएगा हमारा। न्यूमेरिकल ये है कि इसको ब्लैक इंक ले लेते हैं, चलिए तो यहां से पढ़ते हैं, मिल्लत फैन हैज डिस्क्लोज्ड अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना 4 लाख फॉर द टैक्स ईयर 2021, दिस इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग डेट ऑफ क्या है 80,000, हाउएवर कमिश्नर अलाउ कितना 60 अलाउ किया कमिश्नर ने, तो क्या होगा, हम यहां लिखेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट, कितना है अकाउंटिंग प्रॉफिट 4 लाख, और अकाउंटिंग बैड डेट्स हो गए, कितने बच्चों 80,000, ठीक है, लेकिन टैक्स बैड डेट्स जो हमें अलाउ किए गए डेट वाज 60,000, 4 लाख हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट कमाया जो कुछ बेचा है, लेकिन 80,000 के क्या है बैड डेट्स हैं, उसमें 60,000 अलाउ किए गए हैं, इसका मतलब ये 4,20,000 यानी इतनी आमदनी हमारी बढ़ा दी गई, होनी चाहिए थी 4 लाख ही, लेकिन 20,000 ज्यादा कर दी गई। तो कमिश्नर ऐसा ही करेगा
कि जितने बैड डेट्स का हिसाब लेके जाएंगे वो उससे कम ही हमें अलाउ करेगा, और कम अलाउ करने की वजह क्या है, ताकि आप रिकवरी के लिए कोशिश जारी रखें। क्लियर जी? अच्छा, अब यह है कि कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 इन द टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर वो कौन सा था, टैक्स ईयर 2021, और ये कौन सा है 22। ही डिस्क्लोज्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट इस दफा कितना हुआ, शाबाश, तो इस दफा अकाउंटिंग प्रॉफिट दैट इज 5 लाख विच इंक्लूड कितना 30,000 बैड डेट रिकवरी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल का कितना 30,000। तो टैक्स बैड डेट रिकवरी, टैक्स बैड डेट रिकवरी हम इसको ले जाते हैं वर्किंग 1 में, और वर्किंग 1 में जाके लिखते हैं कि हमें जो रिसीव हुई है अमाउंट एक्चुअली दैट इज कितनी, रिसीव्ड रिकवर्ड अमाउंट दैट इज 30,000 हमें रिकवरी हुई है। लेकिन हम क्या ले सकते हैं, हम क्या करेंगे, शाबाश, हमारा टोटल बैड डेट्स कितना था 80,000, एक्चुअल बैड डेट या अकाउंटिंग बैड डेट, तो अकाउंटिंग बैड डेट था हमारा डेट वाज 80,000, और हमें जो अलाउड थी डिडक्शन टैक्स बैड डेट, यही अलाउड होता है ना, टैक्स बैड डेट अलाउड होता है, ये कितना था 60,000। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 20,000, ये इसमें से हमने माइनस कर दिया, पीछे क्या आ गया 10,000, ये 10,000 रुपया यहां पे क्या हो जाएगा, शाबाश, ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 5,10,000। क्लियर जी? एंड दिस इज एडेड फ्रॉम हियर टू हियर। क्लियर? क्या ये एग्जांपल और ये जो मैंने आपको समझाया इन दोनों में कोई फर्क, क्या हाल है जी? ठीक होगी बात? अच्छा, अब इसी को यूं कर लेते हैं, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, शाबाश, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 5 लाख। ठीक होगी बात? नाउ इंक्लूड 10,000 बैड डेट रिकवरी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का जो बैड डेट है, बैड डेट रिकवरी, इसको हम ले जाते हैं वर्किंग नंबर 1 में। तो वर्किंग नंबर 1 में हम कहते हैं कि अकाउंटिंग बैड डेट, जिसको एक्चुअली आप कहते हैं एक्चुअल बैड डेट, वो कितना है 80,000। ठीक है जी? और टैक्स बैड डेट कितना है, शाबाश बच्चों, टैक्स बैड डेट कितना है, डेट इज 60,000। रिकवरी कितनी हुई हमें 10,000, यहां डिफरेंस क्या आ गया 20,000। ऐसे ही है जी, यहां क्या रह गया 10,000, क्या हो जाएगा, ये इधर क्या चला जाएगा, डिडक्टेबल है 4 लाख, क्या हो जाएगा 90,000। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ, प्रोसीजर यही समझ आया कि जितना बैड डेट होगा उससे कम अलाउ किया जाएगा। रिकवरी नहीं हुई, बात खत्म हो गई। अगर रिकवरी हुई तो उस डिफरेंस का ख्याल रखा जाएगा जो अकाउंटिंग और टैक्स बैड डेट, उससे ज्यादा हुआ तो फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा, और उससे कम हुआ तो किधर जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्टेबल हो जाएगा, फिर दोबारा डिडक्टेबल हो जाएगा, लेकिन एक ही बार में सारा बैड डेट अलाउ नहीं करेगा। क्लियर बच्चों? फिर दोबारा रिकवरी हुई तो वैसे हमारे लॉ में इतना ही लिखा है,
दोबारा हुई तो कमिश्नर से जाकर पूछ लेंगे सर वो दोबारा फिर पैसे आए थे थोड़े, फिर देख लेंगे जो मुकमुका होएगा। नहीं बच्चों, है ना जी, क्या ख्याल है? अच्छा, अब इसके आगे ना थोड़ी सी बातें ऐसी शुरू हो जाती जो आप सब बच्चों को आती, और बाज बच्चों को तो शायद मुझसे भी अच्छी आती हो, क्योंकि वो R2 पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, R1 पढ़ रहे होंगे। अच्छा चलिए, मैं यहां तक ये समझू कि ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है जी। तो हम ऐसा ना करें